So students, you are welcome to the uniform classes. Today we will study the French Revolution, and this lecture is specifically designed for the students of the 9th class who are preparing for the NTSC exam. So first of all, we start with the map. हमें अगर फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना है तो हमें पता होना चाहिए कि ये कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है. ओके तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जो कि वेस्ट यूरोप में लोकेटेड है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मैप में. और अपन इसके आसपास के अगर नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो ये है इसके पास में यूनाइटेड किंगडम, जो कि इंडिया पे राज किया था इन्होंने. ये है स्पेन, ये मेडिटेरियन सी है. तो आपको थोड़ा एक जनरल आइडिया होना चाहिए कि ये जो फ्रांस है कहाँ पे लोकेटेड है. और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके पास में एक एटलस होना चाहिए, तो आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए. उससे क्या है कि आपकी एक इमेजिनेशन बनेगी किसी कंट्री को लेकर. अदरवाइज आप फ्रांस का आपको लोकेशन ही पता नहीं है तो बहुत टफ हो जाएगा आपको उसको कोरिलेट करना. तो अपन क्या है कि जैसे फ्रांस को पढ़ेंगे तो इसके बारे में अपन इसको एक रिलेटिव स्टडी करेंगे इसके. जैसे कि फ्रांस है तो उसका इंडिया से अभी प्रेजेंट टाइम में कि उसका क्या इन्फ्लुएंस रहा था, वहाँ का जो रिवोल्यूशन हुआ था इंडिया पे, और उनके फ्रांस के और इंडिया के अभी प्रेजेंट टाइम में कैसे रिलेशंस हैं. ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इसमें देखते हैं जो फ्रेंच रिवोल्यूशन था, ये इसके जो 3 कंसेप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है. वो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टेनिटी. हाँ, जैसे कि आप इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये है लिबर्टी, दूसरा है इक्वलिटी, और ये फर्टेनिटी. एक्चुअली फ्रीडम है, ये लिखने में गलती हो गई है, फर्टेनिटी एक्चुअली मैं आपको लिख देता हूँ पर FRATERNITY. ओके तो अब इनका अपन मीनिंग समझ लेते हैं. लिबर्टी क्या होता है? लिबर्टी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रिक्शंस. जैसे कोई इंडिविजुअल है तो आप पे उस पर कम से कम रिस्ट्रिक्शंस होना चाहिए ताकि वो अपना जो पोटेंशियल है उसका फुल यूज़ कर सकें. तो ये होती है लिबर्टी. सेकंड आता है फ्रीडम. फ्रीडम क्या होता है कि फ्रीडम नहीं, फर्टेनिटी. फर्टेनिटी मतलब ब्रदरहुडनेस, जिसको आपको बोलते हैं ब्रदरहुडनेस, सिस्टरहुडनेस. मतलब इसका मतलब होता है भाईचारा, कि जो डिफरेंट सोशल ग्रुप्स हैं एक कंट्री के अंदर उसमें आपस में फर्टेनिटी होनी चाहिए. मतलब उसमें आपस में एक गुड फीलिंग होनी चाहिए. एंड इसके बाद आता है इक्वलिटी. इक्वलिटी का मतलब है कि एब्सेंस ऑफ प्रिविलेजेस, कि मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है सोसाइटी के अंदर उसको बहुत ज़्यादा प्रिविलेजेज हैं और एक सेक्शन है उसको नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपनी इंडिया के कंटेक्स्ट में अपन बात करें तो अगर एंशिएंट टाइम में देखें तो वहाँ पे बर्ना सिस्टम था. तो बर्ना सिस्टम में जो अपर जो कास्ट थी, जैसे कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, उनको प्रिविलेजेस थी. और जो लोअर कास्ट हैं जैसे कि दलित्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उसमें शूद्राज थे, उनको प्रिविलेजेस नहीं थी. तो ये क्या एक इनइक्वल सोसाइटी थी, किसमें? सोशल एस्पेक्ट्स में. ओके फिर अपन अगर मॉडर्न टाइम की बात करें, मॉडर्न टाइम में एवरीवन इज इक्वल, जो कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन ये बात करता है. और अपने को सबसे यहाँ पे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है कि ये जो तीनों कंसेप्ट हैं जो आप देख रहे हैं, लिबर्टी, फर्टेनिटी एंड इक्वलिटी, ये अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि अपन ने फ्रेंच रेवोल्यूशन से ही ड्राइव किए हैं. ओके तो अपन देखते हैं कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये क्यों हुआ. ओके तो अपन वहाँ पे जब रेवोल्यूशन हुआ था वहाँ पे मोनार्कियल सिस्टम था. कौन सा सिस्टम? मोनार्कियल सिस्टम. मोनार्कियल सिस्टम क्या होता है कि वहाँ पे राजा का रूल होता है. मोनार्की का मतलब यही होता है. ओके हाँ, तो बस यही इंट्रोडक्शन है. उसकी वजह से वहाँ पे कुछ एक इश्यूज थे, कुछ कॉजेज रहे होंगे जिस वजह से वो रेवोल्यूशन हुआ. जो कॉजेज के बारे में अपन 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे. ओके जी, ये सेम दो ही बात है इंट्रोडक्शन, इसमें कोई इंपॉर्टेंट नहीं है स्लाइड में. जैसा कि फोर्ट्रेस वगैरह की बात की है कि उन्होंने किस तरह उन्होंने स्टार्ट किया रिवॉल्यूशन को, जो इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके तो इसमें अपन कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आप इसको पढ़ोगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को तो आप इनको जनरली इसमें देखोगे तो आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, क्या क्या मतलब है. तो जो फर्स्ट है वो है ये है एरिस्टोक्रेसी. एरिस्टोक्रेसी में क्या होता है कि एक रिच क्लास होती है वो रूल करती है. ओके और जो हेरिडेटरी होती है ये, कि मतलब कि इसका जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर होता है वो हेरिडेटरी होता है. जैसे पहले पिताजी था तो उसका फिर सन आएगा. ओके
फिर उसका सन ऐसे चलता रहता है हेरिडेटरी। जैसे कि इसका अगर अपन एग्जांपल देखें, जो अभी प्रेजेंट टाइम में एरिस्टोक्रेसी कहाँ पर है, तो ये है जो सऊदी अरेबिया है, यूएई है, वहाँ पे एरिस्टोक्रेसी है कि वहाँ पे जो जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो हेरिडेटरी होता है फ्रॉम फादर टू सन। ओके, फिर से सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है वही कन्वेंशन। ओके, तो एक कन्वेंशन क्या होता है? कन्वेंशन क्या होता है? एक्चुअली एक फॉर्मल एग्रीमेंट होता है। फॉर्मल एग्रीमेंट जहाँ पे ये हो सकता है बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री के विद इन कंट्री हो सकता है, बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ऐसे कुछ हो सकता है ये। ओके, वहाँ पे क्या है कि कुछ एक कन्वेंशन में क्या होता है कि कुछ एक रूल सेट किए जाते हैं, कुछ स्टैंडर्ड के, हम उनके हिसाब से चलेंगे। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका कन्वेंशन का देखें तो मैं आपको बताऊं, एक वियना कन्वेंशन है। वियना कन्वेंशन डील करता है कि भाई ओजोन जो लेयर है वो, उसमें जो सब्सटेंस ओजोन लेयर है वो उसका डिग्रेडेशन हो रहा है, जो सब्सटेंस हो रहा है उनको रोकने के लिए, है ना। तो इस तरह कन्वेंशन है, मतलब एक ये समझिए कि ये कन्वेंशन एक फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है। ओके, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर एक नेक्स्ट टर्म आती है वो है गुलेटिन। गुलेटिन क्या है? गुलेटिन क्या है कि ये एक इंस्ट्रूमेंट हुआ करता था मिडाइवल टाइम में, जो लोगों को एग्जीक्यूट करने के काम आता था। अब जैसे कि आप देखोगे तो इसमें एक मशीन होती थी जिसमें ब्लेड होती थी, उससे गला रेत देते थे, बीहेड करने के काम आता था। और इसका जो नाम है वो एक आदमी जिसने इसको डिजाइन किया था, जिसका नाम था डॉक्टर गुलेटिन, उसके नाम पर ये इसका नाम गुलेटिन है। ओके, फिर नेक्स्ट जो टर्म है उसका नाम है इंसर्कंसन। ओके, जिसमें क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो पॉलिटिकल अथॉरिटी होती है प्रेजेंट टाइम जहाँ पर एग्जिस्टेड जो अथॉरिटी है उसको ओवरथ्रो करने की बात करता है, ये सिंपल। इस बात आता है डेस्पोट। डेस्पोट में क्या होता है कि जो रूलर होता है जो पावर को बहुत ही अनफेयर और क्रूअल वे में उसको एक्सरसाइज करता है। जब तो अपन जनरली ऐसे बोलते हैं कि डेस्पोटिक रूल, अगर कोई रूलर है, अगर वो अच्छी तरह उसकी पावर को यूज नहीं ले रहा है, उसको मिसयूज कर रहा है, तो अपन बोल देंगे ये भाई ये कर रहा है, इसके इज द डेस्पोटिक यूज ऑफ पावर, तो वो ये डेस्पोट है। एमेंसिपेशन क्या होता है? फिर नेक्स्ट टर्म है एमेंसिपेशन। इसका क्या मतलब है कि आप किसी इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ पीपल को आप सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो लिमिटेशंस हैं उनसे आप फ्री करवाते हो, मतलब इससे काइंड ऑफ फ्रीडम, एमेंसिपेशन। ओके, फिर नेक्स्ट आता है फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? ये अपने मिडाइवल टाइम में एग्जिस्ट करता था, इंडिया में भी एग्जिस्ट करता था, ये फ्रांस में भी एग्जिस्ट करता था, और अदर कंट्रीज हैं वहाँ पे भी रिफ्लेक्ट करता था इसी चीज। फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है कि किंग होता है, उसके नीचे जो जमींदार टाइप के जो लोग होते हैं उनके पास में एक लार्ज लैंड ओनरशिप होती है, फिर उसको वो ट्रांसफ़र करते हैं किसको, मतलब ऑनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, उस लैंड को किनको देते हैं, जो छोटे छोटे जो फार्मर्स होते हैं उनको, ताकि वो कल्टिवेट कर सकें, तो उसको बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम। ये अपन इसको बोल सकते हैं इसे काइंड ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम, है ना, जिसमें एक पावर होती है वो एक्सरसाइज की जाती है एक लार्ज लैंड ओनर। ओके, फिर जो नेक्स्ट टर्म है वो है रिपब्लिक। अब रिपब्लिक का क्या मतलब होता है कि इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, नहीं बोल सकते इसको, सॉरी, इसको बोलेंगे अपन कि रिपब्लिक क्या होगा कि इसमें जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो इलेक्टेड होता है। आप इससे क्या समझे कि जैसे कि इंडिया है, इंडिया एक रिपब्लिक कंट्री है, उसमें आप इंडिया रिपब्लिक कंट्री कैसे है कि इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट कौन होता है? इंडिया का हेड ऑफ स्टेट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इंडिया का जो हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है ना, जैसे कि आप समझ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उनको इलेक्ट किया जाता है, तो ये हो गया रिपब्लिक। इसके अपोजिट में अपन देखें जो मोनार्कियल सिस्टम भी होता है, जैसे कि जो यूके में प्रेवलेंट है। ओके, यूके में जिसको मोनार्कियल को सिस्टम को फॉलो किया जाता है। यूके में क्या होता है कि वहाँ का जो हेड ऑफ स्टेट है उसको क्यून बोलते हैं, और वो हेरिडेटरी है, उसका ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो हेरिडेटरी है। ओके, फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है सॉवरेन नेशन। सॉवरेन का मतलब, सॉवरेन फर्स्ट ऑफ ऑल अपन सॉवरेन का मतलब सोचते, सॉवरेन होता है सुप्रीम, कि उससे ऊपर कोई नहीं है। सॉवरेन, फिर अब यह है टर्म सॉवरेन नेशन। ओके, तो सॉवरेन नेशन का मतलब क्या हुआ कि कोई ऐसी कंट्री जो अपने आप में फ्री है,
जो अपनी जो डिप्लोमेसी है, जिसकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, पॉलिटिकल जो भी वट एवर पॉलिसी इट इज हैव एक्सक्लूसिव कंट्रोल ओवर इट, ओके, एंड नो आउटसाइड इंटरफेरेंस लाइक इंडिया इज अ सोवरेन कंट्री, मोस्ट ऑफ कंट्रीज आर एज ऑफ नाउ आर सोवरेन, ओके। सो नेक्स्ट आता है सफरेज, जैसे कि आप देख रहे हैं स्लाइड में, यह है सफरेज। सफरेज का मतलब होता है इस राइट टू वोट, ओके। अब सफरेज में जैसे कि इंडिया में इसके लिए अक्सर अपन टर्म यूज में लेते हैं एडल्ट फ्रेंचाइज या एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज। इसका मतलब होता है कि अगर कोई कोई इंडिविजुअल है, उसकी पर्टिकुलर एक एज हो गई है तो उसके पास में वोटिंग राइट है। जैसे कि इंडिया में है 18 ईयर्स ऑफ एज, 18 ईयर्स ऑफ एज के बाद में इंडिविजुअल को वोटिंग राइट मिल जाता है, उसको बोलते हैं एडल्ट यूनिवर्सल सफरेज, ओके। फिर इसके बाद में टर्म है टेलिस, ये एक्चुअली फ्रांस से रिलेटेड टर्म है। ये क्या है कि एक टैक्स होता था जो डायरेक्टली जो इंडिविजुअल्स होते थे जो पे करते थे स्टेट को। सेकंड है टीथिस, ये भी एक टैक्स है जो चर्च इम्पोज करती थी, और फिर वो मतलब इसका मतलब चर्च इम्पोज करती थी, फिर जो इंडिविजुअल होते उसको पे करते थे। फिर नेक्स्ट टर्म है ट्रीजन। ट्रीजन का क्या मतलब होता है, इसका सिंपल मीनिंग है धोखा देना, ओके, जैसा समझा। फिर आता है मोनार्की। मोनार्की जैसे कि मैं पहले ही बताया था आपको, मोनार्की क्या होता है, इससे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे जो रूल होता है किंग का रूल होता है। और मोनार्कियल सिस्टम में क्या होता है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर होता है वो हेरिडेटरी होता है, समझ गया। सो ये अब अपनी आती है क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब है कि जो इवेंट्स हुए थे फ्रांस के अंदर, जो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में हुए होंगे, कि कोई एक रीजन रहा होगा, फिर उसके बाद में लोग मोबिलाइज हुए होंगे कोई पर्टिकुलर इशू पे लेकर, फिर उसके बाद में उन्होंने धीरे धीरे रिवॉल्ट स्टार्ट किया होगा। तो ये एक उस तरह का कंसेप्ट है। तो इसमें अपन क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे, जो इतना आई थिंक इस कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्रोनोलॉजी पढ़ना, लेकिन फिर भी अपन देख लेते हैं। तो 1774 में इसका अपन स्टार्ट देखते हैं। तो लुइस वहाँ का जो किंग था, ये था लुइस 16, ओके। तो वहाँ पे क्या कि उसके टाइम पे क्या था कि बहुत सारे चैलेंजेस उसने जो फेस किए थे, कि इम्पिटी ऑफ ट्रेजरी, ये इसका क्या मतलब है कि उनके पास पैसा नहीं बचा था, मतलब वहाँ पे एक फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था उस कंट्री के अंदर, फ्रांस के अंदर, ओके। और फिर नेक्स्ट है डिसकंटेंट, मतलब ग्रोइंग डिसकंटेंट, मतलब पीपल वर नॉट सेटिस्फाइड विद द रूल ऑफ द किंग, ओके ओके, इसका यही मतलब है। फिर इसके बाद में जो ये है, ये भी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इसके बाद में जो भी ये स्लाइड्स में आपको दिख रहा है, इसका कोई स्पेसिफिक कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, ये आगे आपके ना तो एग्जाम में आएगा ये, ओके। फिर नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। फिर अपना जो इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो एस्पेक्ट है इस लेक्चर का, वो है कॉजेज, कि कॉजेज क्या रहे थे उनके फ्रेंच रेवोल्यूशन के, ओके। द कॉजेज में अपन देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है बार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ओके, बार्स इकोनॉमिक, तो ओके। तो ये क्या था, बार्स एंड इकोनॉमिक क्राइसिस क्या चीज़ थी ये, कि वहाँ पे क्या था कि जब फ्रांस में ये रिवॉल्यूशन आया था, उससे पहले क्या हो रहा था कि वहाँ पे उनकी जो गवर्नमेंट थी वो बहुत सारे बार्स में इन्वॉल्व थी, मतलब जो बैटल्स हो रहे थे उनकी नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ, उसमें इन्वॉल्व थी। जैसे कि अपन देख सकते हैं ब्रिटेन, उनके ब्रिटेन के साथ में वार हुआ, जिसमें उनको उसकी जो इकोनॉमिक कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी, है ना। आप जैसे कि आप जनरल जानते हैं कि आपको कोई युद्ध लड़ना होता है तो उसके लिए बहुत ज़्यादा आपको इकोनॉमिक मतलब बहुत ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उससे क्या है कि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका क्या होगा कि आपके कंट्री में फाइनेंशियल क्राइसिस या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा, है ना। तो इससे क्या हुआ कि वहाँ पे बहुत सारे से जो युद्ध चल रहे थे, तो उनको फाइनेंस करने के लिए, देखो आपका युद्ध है तो उसको पैसे चाहिए, तो पैसा वो कहाँ से लेके आएगी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उस पैसे को उन्होंने लोगों से लिया। लोगों से कैसे लिया, उन्होंने टैक्स इम्पोज कर दिया। जैसे कि पहले टैक्स था, माना कि 100 रुपये की चीज़ पे 5 रुपये टैक्स था, तो उन्होंने उसको बढ़ा दिया, 10 रुपये कर दिया। तो एक उनमें एक डिस्ट्रेस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस वहाँ पे डेवलप हो गया उस कंट्री फ्रांस के अंदर, ओके। जैसे और फिर आता है लैंडर्स, जो गवर्नमेंट को जो पैसा देते थे उनको बोलते हैं लैंडर्स। वो लैंडर्स थे, उन्होंने जो इंटरेस्ट रेट थी, क्या जो इंटरेस्ट रेट थी, है ना, उसको उन्होंने इंक्रीज कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा मेजर रीज़न था मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रेस का। इसके बाद में अपन आते हैं
ओके, ये सेम चीज़ें हैं, वही जो कौन वो रिलेटेड है उससे। फिर आता है एक्सेसिव टैक्सेशन। इसका क्या मतलब है कि जैसे कि अपन ने पढ़ा है कि फाइनेंशियल क्राइसिस गवर्नमेंट फेस कर रही थी, बहुत सारे बार्स में इन्वॉल्व थी, तो उन्होंने क्या कि जो टैक्स था उसको उन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। ओके, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा उसको टैक्स को बढ़ा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो लोग हैं उनके अंदर एक डिसकंटेंट पैदा हो गया कि भाई इतना ज़्यादा टैक्स है तो कैसे देंगे। तो बस इस स्लाइड में यही है। हाँ, इस जो टैक्स सिस्टम था इसकी कुछ एक यूनिक फैक्ट्स हैं जो आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स था वो एक्चुअली इक्वल नहीं था कि सब पे बराबर टैक्स है, हर किसी से इक्वल टैक्स मतलब गवर्नमेंट ले रही है। वहाँ पे क्या था कि जो हायर जो सोशल स्टेटा में जो बिलोंग करते थे, जैसे कि नॉबल्स हैं, बाकी जो चर्च में फादर्स हैं वगैरह, तो उन पे जो टैक्स वो टैक्स नहीं पे करते थे। वहाँ पे टैक्स कौन पे करता था? जो लोअर जो उससे बैकग्राउंड से आता था ना, उसका जो लोअर सोशल इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता था, वो लोग टैक्स पे करते थे, है ना। तो वहाँ पे एक टाइप ऑफ अपन ऐसे बोल सकते हैं कि एक टाइप ऑफ वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक इनइक्वलिटीज थी फ्रेंच सोसाइटी के अंदर। और जैसे कि अपन वहाँ का पता लगा सकते हैं कि वहाँ की जो टैक्स रिजिम थी वो कितनी ऑपरेसिव थी। इससे पता चलता है कि वहाँ का ये 4/5 इनकम ऑफ फार्मर, कि जो वहाँ के जो फार्मर्स थे उनकी इनकम का 4/5 है ना, वो टैक्स में चला जाता था। मतलब जैसे कि अगर कोई किसान है, उसको 5 रुपये कमा, तो उसकी 4 रुपये है, वो 4 रुपये तो उसके उसमें चले जाएंगे टैक्स में, तो उसके पास बचा कितना? एक। तो एक बहुत ही मतलब ये अपन बोल सकते हैं कि रिग्रेसिव टैक्स रिजीम थी वहाँ पे। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोशल डिस्पैरिटीज़। सोशल डिस्पैरिटीज़ का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि मतलब वहाँ की जो सोसाइटी थी, फ्रेंच सोसाइटी थी, उसमें इनक्वलिटीज़ थी। ओके, इनक्वलिटीज़ का मतलब जैसे कि सोशल इनक्वलिटीज़ थी, जैसे कि ऐसे अपने इंडिया में देखे, जैसे मैंने बताया का अपना वर्ना सिस्टम था कि कुछ एक तो हायर सोशल स्टेटा से बिलोंग करते हैं, कुछ एक लोअर स्टेटा से बिलोंग करते हैं। जैसे कि इंडिया में 4 भागों में मतलब डिवाइडेड थी सोसाइटी ऑन सोशल एस्पेक्ट। अब जैसे ही सेम टाइप में 17वीं सेंचुरी के अंदर जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 ग्रुप में डिवाइडेड थी। ओके, यह है फर्स्ट स्टेट, उसको बोलते हैं, मतलब उनको वहाँ पे उनको स्टेट बोलते हैं। फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट, और यह है थर्ड स्टेट। फिर अपन देख लेते हैं फर्स्ट स्टेट से कौन बिलोंग करते थे। फर्स्ट स्टेट में जो बिलोंग करते थे वो थे चर्च फादर्स एंड क्लर्जी मैन। इनका क्या मतलब हुआ? क्लर्जी मैन मतलब जो नॉबल्स थे। नॉबल्स समझते हैं ना आप, जो कि जैसे कि नॉबल्स का मतलब ऐसे समझ लीजिए कि प्रेजेंट टाइम में जो मिनिस्टर्स होते हैं अपने, सेम ऐसे उस टाइम पे मिडाइवल टाइम में उनको नॉबल्स से क्लर्जी मैन बोलते थे। और चर्च फादर जो कि आप जानते हैं, चर्च फादर्स, है ना। तो ये क्या था कि इनके पास में प्रिविलेजेस थी, तो इनके पास में जो टैक्स सिस्टम था, इनको टैक्स नहीं देते थे एक्चुअली। ओके, और इनका जो इनके पास बहुत सारी प्रिविलेजेस थी, और इनका जो सोशल जो स्टेटस था वो काफ़ी हाई था। फिर इसके बाद में आता है सेकंड स्टेट। सेकंड स्टेट में क्या आता था? ई कॉन्स्टिट्यूट द लैंड लॉर्ड्स। ओके, लैंड लॉर्ड्स एंड नोबल बर्थ एरिस्टोक्रेट्स। मतलब ये बोल सकते हैं कि जो ये सेकंड स्टेट था एक मिडिल क्लास थी, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अपने इंडिया में होती है मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास थी, ये टैक्स पे करते थे। फिर थर्ड जो स्टेट में आता है, ये आता है पीजेंट्स, जो फार्मर्स हैं, जो आर्टिसंस हैं, मेसन्स हैं, ट्रेडर्स हैं, ये लोग आते थे। ओके, और ये इनका क्या होता था कि वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो सप्रेशन होता था वो इनका ही होता है। इस थर्ड स्टेट से जो लोग बिलोंग करते थे ना, ये इनका, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे और इनको कोई प्रिविलेज नहीं थी सोसाइटी के अंदर, और जो बाकी जो अपर जो क्लासेस थी उनको प्रिविलेज थी। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, ये जो फर्स्ट स्टेट है इनमें, हाँ जैसे मैंने आपको बताया था, कोई टैक्स वगैरह पे नहीं करते थे, इनके पास में प्रिविलेज थी, और ये माइनॉरिटी थे। मतलब देखो ऑब्वियसली ऐसा होगा कि जो रिच क्लास होती है उसके नंबर ऑफ होते हैं ना, मतलब नंबर ऑफ पीपल वो कम ही होते हैं, तो ये माइनॉरिटी में थी। सेकंड स्टेट में मैंने आप बताया लैंड लॉर्ड एरिस्टोक्रेट्स वगैरह थे, ये कुछ एक प्रिविलेज थी लेकिन बहुत कम प्रिविलेज थी, टैक्स ये भी पे करते थे, माइनॉरिटी में आते थे, मतलब इनकी संख्या कम थी। और थर्ड स्टेज थी जो कॉमन पीपल थी। ओके,
तो ये लोग क्या था कि ये सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे और ये मेजोरिटी में आते थे, और जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो सप्रेशन हो रहा था फ्रांस के अंदर वो इन्हीं लोगों का हो रहा था, जो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। फिर इसके बाद में जो नेक्स्ट जो कॉज आता है वो होता है स्ट्रगल टू सर्वाइव। इसका क्या मतलब हुआ कि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशंस इतनी बेकार थी कि लोग अपनी जो बेसिक नीड्स हैं जैसे कि फूड, शेल्टर, ओके, एजुकेशन, इनके लिए लोग है ना बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था। हाँ, उसके लिए, हाँ, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, उसके लिए उन्होंने टर्म यूज लिया सब्सिस्टेंस क्राइसिस। इसका क्या मतलब निकला? सब्सिस्टेंस क्राइसिस, इसका मतलब, सब्सिस्टेंस का मतलब होता है कि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफिल करना, सब्सिस्टेंस उसको बोलते हैं। और सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब हो गया कि आप अपनी जो बेसिक नीड्स हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, आप उनको ही फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ओके, अब ये क्या हुआ भाई वहाँ पे, ये सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्यों डेवलप हुआ, उसके ये रीज़न है कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, बाकी जो पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई। वो कितनी इंक्रीज हो गई? 23 मिलियन से वो पहुंच गई अपनी 28 मिलियन। ओके, तो वहाँ की एक पॉपुलेशन में जो इंक्रीज हुआ उसकी वजह से भी एक मतलब मेजर ये रीज़न रहा था सब्सिस्टेंस क्राइसिस का। ओके, फिर इसके बाद में जहाँ का जो फूड ग्रेन्स थे, मतलब जो क्रॉप्स थी, उनका जो प्रोडक्शन हो रहा था वो इंक्रीज नहीं हुआ। मतलब पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हो गई, आपका जो फूड प्रोडक्शन है वो ऑलमोस्ट सेम है जैसे पहला था, पहले सेम है। तो हुआ क्या कि जो प्राइसेज हैं वो बढ़ गई, तो स्केर्सिटी हो गई, है ना। तो इस वजह से उनको वहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर इसके बाद आती है जो वर्कर क्लास थी। वर्कर क्लास क्या था कि मोस्ट ऑफ जो वर्कर क्लास थी फैक्ट्रीज में काम करते थे वो लोग। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो बेजेज थे उनके वो फिक्स थे। बेजेज कौन डिसाइड करता था? उनका जो एम्प्लॉयर था वो बेजेज डिसाइड कर देता था। अब उस फिक्स बेज में अब हुआ क्या कि वहाँ की जो इन्फ्लेशन आ गया उनके मार्केट में, मतलब प्राइसेज, तो फूड ग्रेन्स हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको, देखिए फूड ग्रेन्स हैं, उनका प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो हुआ क्या कि अगर किसी चीज़ की अगर सप्लाई कम है, ओके, और डिमांड ज़्यादा है, तो उसमें प्राइस बढ़ जाएंगी उसकी। तो सेम फ्रांस के अंदर हुआ, वहाँ की प्राइसेज बढ़ गई। तो जो वर्कर क्लास थी, जो उनको जो बेज मिलते थे वो इतने सफिशिएंट नहीं थे कि वो को एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड खरीद सकें, तो उनको भी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। फिर जो नेक्स्ट जो वहाँ पे उन्होंने जो उसने चैलेंज फेस किया वो था ड्रॉट। जैसे यहाँ देख सकते हैं ड्रॉट, और ये हेल का मतलब है हेल स्टॉर्म, जो ओला वगैरह गिरते हैं ना उनको हेल स्टॉर्म बोलते हैं। तो ये जो एक चीज़, ये सारे जो रीजन्स हैं इन्होंने मिलके वहाँ पे एक क्राइसिस डेवलप किया, इकोनॉमिक क्राइसिस अपन उसको बोल सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है ग्रोइंग मिडिल क्लास। देखिए, जब भी किसी कंट्री के अंदर कोई मिडिल क्लास इमर्ज होती है तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी कुछ एस्पिरेशंस होती हैं। जैसे कि एस्पिरेशंस होंगी फॉर एग्जांपल कि उनका एक सोशल स्टेटस है उनका इम्प्रूव हो, ओके। फिर इसके बाद में उनको चाहेंगे कि अपना जो इकोनॉमिक स्टेटस है वो भी उनका इम्प्रूव हो। तो ये बहुत सारी उनकी एस्पिरेशंस थी जो कि फ्रांस सोसाइटी के अंदर उनकी फुलफिल नहीं हो पा रही थी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे वो टैक्स सिस्टम बहुत ख़राब था। इसके बाद में वहाँ का जो अपर क्लास थी उनकी बहुत सारी प्रिविलेजेस आप बोलते हैं। तो वहाँ पे क्या था कि एक सोशल इनइक्वलिटी थी। तो ये जो मिडिल क्लास थी ये अपनी जो एस्पिरेशंस थी वो इनको फुलफिल नहीं हो पा रही थी फ्रांस में। ओके, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं फिलोसफर्स। ये कुछ वेस्टर्न फिलोसफर्स के नाम हैं इसमें, जैसे कि जॉन लॉक हुआ, रूसो हुआ, फिर नेक्स्ट स्लाइड में भी है मोंटेस्क्यू। इनको अपन वन बाय वन पढ़ते हैं। देखिए, अगर वहाँ पे क्या हुआ था फ्रांस के अंदर, वहाँ पे बहुत सारे फिलोसफर्स हुए थे, तो उन्होंने नए आइडियाज़ को उन्होंने दिया। होता क्या है, फिलोसफर्स का क्या काम होता है कि वो कोई नया आइडिया इन्वेंट करने की कोशिश करते हैं। वो समाज को देखते हैं, एनालाइज करते हैं कि भाई प्रेजेंट टाइम में क्या सिचुएशन है। फिर उस चीज़ को एनालाइज करने के बाद में वो अपना कुछ व्यू बताते हैं, कुछ एक कंसेप्ट डेवलप करते हैं। तो सेम उस टाइम पे जॉन लॉक हुए थे। ये एक वेस्टर्न फिलोसफर थे। इन्होंने अपनी एक बुक ली थी, बुक का नाम है ट्रू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ओके, इस बुक के अंदर इन्होंने लिखा था कि जो किंग होता है,
किंग होता है ना, मतलब जो रूलर है। किंग के मतलब जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई जो किंग है वो हर कोई कुछ कुछ भी कर सकता है ना। तो किंग के जो राइट्स हैं वो लिमिटेड हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन देखें, जैसे कि प्रेजेंट टाइम में अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करते हैं कि जो गवर्नमेंट होती है उसकी जो पावर्स होती है उनको लिमिट कर देते हैं कि भाई गवर्नमेंट इस मतलब इतनी ही पावर है उनके पास में, इसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, इससे बियॉन्ड नहीं जा सकते हैं। सेम टाइम उसने जॉन लॉक ने बोला था कि वहाँ का जो मोनार्क है और किंग है उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स नहीं है, उसके पावर्स हैं वो लिमिटेड हैं। ओके, और उन पावर्स के अंदर ही उसको काम करना चाहिए। और फिर उसने चीज़ ये बोली थी कि डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन, मतलब डिवाइन का मतलब ये यहाँ पे समझ लो कि आप कि जो किंग की जो पावर है वो डिवाइन इन ओरिजिन नहीं है, मतलब डिवाइन मतलब समथिंग रिलेटेड टू गॉड, उससे रिलेटेड नहीं है वो। मतलब उसकी जो पॉलिटिकल पावर्स हैं ऐसा कुछ नहीं है उसमें, मतलब सुपरस्टिशियस वाला एस्पेक्ट कुछ नहीं है उसके अंदर। फिर आता है अपना रूसो। रूसो ने एक बुक लिखी थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का क्या मतलब समझे कि एग्रीमेंट, ऐसा समझिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये सोशल एग्रीमेंट था। ये सोशल एग्रीमेंट किसके बीच में था? ये सोशल एग्रीमेंट था बिटवीन द पीपल एंड द स्टेट। ओके, मतलब बिटवीन पीपल, कि वहाँ पे अपना एक गवर्नमेंट बनाई जाए जहाँ पे उनके पास एक लिमिटेड पावर हो, उनके पास एक राइट हो। तो उन्होंने कुछ एक नया कंसेप्ट दिया था सोशल कॉन्ट्रैक्ट का, जहाँ पे कि जो लोगों की है उनकी जो वॉइस है उसको गवर्नमेंट कंसिडर करे। फिर जो नेक्स्ट है वो है मॉन्टेस्क्यू। ओके, इन्होंने बुक लिखी थी, उसका नाम है द स्पिरिट ऑफ लॉज। फिर मॉन्टेस्क्यू ने कंसेप्ट दिया था, उन्होंने उसको बोला था डिवीजन ऑफ पावर, कि जो जुडिशरी है, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ओके, मतलब इनके बीच में एक डिवीजन ऑफ पावर होगा। जैसे कि अभी प्रेजेंट टाइम में अपन फॉलो करते हैं कि जो अपने जो एग्जीक्यूटिव है इंडिया के अंदर, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, लेजिस्लेटिव, उनके भाई बाटा टाइट सेपरेशन तो नहीं है, मतलब उनके सेपरेशन ऑफ पावर है कि जैसे जुडिशरी है वो अपने जुडिशियल एस्पेक्ट को देखती है। ओके, लेजिस्लेचर है उसका काम होता है लॉ बनाना। ओके, एग्जीक्यूटिव का काम होता है पॉलिसी मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज, है ना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। तो सेम टाइम सेम चीज़ है ना, ये मॉन्टेस्क्यू ने बोली थी। उन्होंने क्या बोला था एक्चुअली, वहाँ पे पहले क्या हुआ था मिडाइवल टाइम में क्या हुआ था कि ये डिवीजन ऑफ पावर जैसी कोई चीज़ नहीं थी, ऐसा कोई कंसेप्ट था ही नहीं कि भाई कि कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है ये इसके पास एक पर्टिकुलर पावर रहेगी। वहाँ पे क्या है, तो इंटरमिक्सिंग थी कि एक जो इंडिविजुअल है, एक अथॉरिटी है, उसके पास में लेजिस्लेटिव पावर भी है, एग्जीक्यूटिव पावर भी है, जुडिशियल पावर भी है। ओके, तो ऐसा हुआ करता था। तो उसको उन्होंने बोला कि ये कंसेप्ट है वो सही नहीं है अभी जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। तो उन्होंने बोला कि हम एक नया कंसेप्ट, उन्होंने फिर एक नया कंसेप्ट दिया कि आप इन जो पावर हैं इनको सेपरेट कर दो। ओके, ताकि उनमें एक बैलेंस बना रह सके। सो ये अपने यहाँ पे पूरे होते हैं, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। ओके, फिर इसके बाद में जो अपना जो नेक्स्ट जो इसके अंदर आएगा सब टॉपिक वो होगा कॉर्स ऑफ रिवोल्यूशन, जिसमें अपन पढ़ेंगे कि उन्होंने कैसे रिवोल्यूशन को स्टार्ट किया धीरे धीरे। ओके, थैंक यू।